हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आजकल मौसम ज़्यादा हीट रहता है, तो हम जो है इसके लिए एक एनवायरनमेंट का चैप्टर है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। और एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में मद्यनिष्ठ का दरोगा का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी देखने को मिलेगा। और आने वाला जो बिहार पुलिस है, चाहे वो बीपीएससी है, चाहे वो एडीओ है, हर चैप्टर में एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है। तो हम चलेंगे, बताएँगे कि क्या होता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कहने की मतलब भूमंडलीय तापमान। भूमंडलीय तापमान ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएँगे तो ये जो है सूर्य का विकिरण जब पृथ्वी पर पड़ती है तो ग्रीन हाउस गैस उसे ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है? वो क्या होता है, इसका जो प्रकाश वो पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी पर आने के बाद वो ग्रीन हाउस जो गैस होता है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है यानी अवशोषित कर लेता है, जिससे वातावरण में होता है तापमान बढ़ जाता है और यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, भूमंडलीय तापमान कहलाता है। और बताएँगे कि अब इसके लिए ज़िम्मेवार कौन-कौन से गैस होते हैं, तो ज़िम्मेवार गैस हम बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के लिए बताएँगे, तो सबसे पहला है CO2 गैस। ये भी जो है भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेवार होते हैं। मीथेन गैस हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC भी हो गए। उसके बाद वाटर वेपर जल वाष्प हो गए, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस हो गए। ये गैस इसी गैस की वजह से जो है तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं इसको कि ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो यही सब के कारण जो होते हैं क्या, कि तापमान बढ़ जाता है। पूछता है कि कौन-सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेवार है, तो आपका इसमें से कोई भी गैस दे देगा, तो ये सभी गैस क्या हो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेवार हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या होता है? इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन होने का कारण वजह है कि यह सूखा भी पड़ सकता है। जब ज़्यादा वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाएगा तो सूखा पड़बे करेगा ही। बाढ़ जो है, बाढ़ आने की पूरी संभावना हो जाता है। उसके बाद बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ ग्लेशियर का पिघलना भी क्या होता है? ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव होता है। उसके बाद इसके जिम्बार के लिए कुछ सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन देखेंगे। सबसे पहला क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो हुआ, ये जापान में हुआ था। जापान की जगह क्योटो 1997 में हुआ था। यह जो हुआ था ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था यह सम्मेलन, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रही थी, तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। वह ग्रीन हाउस गैस को ऑब्जर्व करता था, उसको ना ऑब्जर्व करने के लिए लाया गया था। उसके बाद पूछेंगे कि पेरिस समझौता, ये भी जो पेरिस के फ्रांस में 2015 में ये भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन संबंधित था। ये जल क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, इसके लिए एक समझौता हुआ था, जिसको बोलते हैं पेरिस समझौता 2015 में। अब बात करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। माने नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत देखेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेक्शन एनर्जी यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा। उसके बाद इसको बोलेंगे अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल को बोलेंगे पारंपरिक ऊर्जा। अब देखेंगे कि क्या है ये नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है सो देखेंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखेंगे तो इसका जो यूज है हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है, यज्ञ हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। जबकि बात करेंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा, तो इसका यूज़ बहुत पहले से होते आ रहा है। बहुत पहले से होते आ रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा का। जब बात करेंगे कि नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, तो इसका यूज़ बार-बार किया जा सकता है, क्योंकि ये कभी समाप्त ही नहीं होता है। पूछे नवीकरणीय ऊर्जा हो, कभी खत्म ही नहीं होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जबकि बात करेंगे कि नॉन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तो इसका यूज़ बार-बार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो उपलब्धता सीमित है। और देखेंगे कि क्या-क्या है, यह जो रिन्यूएबल एनर्जी यह प्राय प्रदूषण मुक्त होता है। इसमें जो प्रदूषण का कोई अथी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी ये कभी समाप्त ही नहीं होता है। और यह ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी भी इसको कहलाता है। रिन्यूएबल एनर्जी को हम माने कि नवीकरणीय ऊर्जा को हम ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी भी कहते हैं। जबकि बात करेंगे कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा की, यह प्रदूषण फैलाते हैं।
या क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अब चलेंगे इनकी एग्जाम्पल क्या था कि नवीकरणीय ऊर्जा की एग्जाम्पल क्या था और नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल क्या होता है। तो हम बताए थे कि रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होता है, यानी कि सोलर एनर्जी, सौर सौर सोलर सेल देखते होंगे कि सौर सेलर जो लगा रहता है, जो उसी से प्रकाश को क्या करता है, उससे ऑब्जर्व करके करंट पैदा करता है। उसके बाद देखेंगे विनाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद ट्रेडिशनल एनर्जी। ये सब जो एनर्जी है कभी समाप्त ही नहीं होता है, ये कभी ख़त्म होने वाला एनर्जी नहीं है। ये जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया आपका, सोलर सौर सौर ऊर्जा हो गया, ये सब जो है कभी समाप्ति नहीं होता है। जबकि बात करेंगे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कहने मतलब कि अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा आपका, पेट्रोल हो जाएगा, आपका नेचुरल गैस हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी होगा, ये सब जो है ये समाप्त हो जाता है। और प्रदूषण, ये सब क्या है, प्रदूषण इससे फैलता है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो है एग्जाम्पल ये है, और नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल ये हैं। तो आप पूछेगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की बात बताएगा, तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये हो जाएंगे, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी होगा। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका सोलर सोर्स, सोलर सेलर हो जाएगा। उसके बाद आपका विनाइंड बाइंड एनर्जी हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी होगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, टेडियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये सब कुछ एनर्जी है। अब आगे देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी। ये भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी घटना था, ये घटना जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये घटना बताती है कि यह एक कंपनी था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो ये एक कंपनी था, यही जो इससे गैस एक लीक हो गई थी, वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह इतना खतरनाक गैस था जिससे आज भी वहाँ के लोग जो है वह विकलांग पैदा होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, और वो जो है मेंटली रूप और एक फिजिकली रूप से क्या होता है, डिमोरलाइज होते हैं। तो ये जो है इसके लिए जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला जो होता है, यानी ये C2H3N होता है। ये था भोपाल गैस त्रासदी। आपसे एग्जाम में पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था ये घटना? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये कंपनी कौन था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था। जबकि कौन सा गैस वो लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोडीजल प्लांट क्या होता है? बायोडीजल प्लांट के बनाने के लिए प्रयुक्त पौधा होता है खजूर, प्लैम यानी खजूर का पौधा हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, जेटोपरा हो गया। तो आपसे पूछता है कि बायोडीजल प्लांट कौन-कौन होता है? तो आपको याद रखना है बायोडीजल में खजूर हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया और जेटोपरा हो गया। यह डीजल बनाने प्लांट है, ये उपयोगी है, पूछता है एग्जाम में। बायोडीजल बनाने वाले प्रयुक्त पौधे का जो बीज किसका होता है? तो महुआ होता है, शीशम का होता है, मक्का हो गया, आपका कोकोनट हो गया, मॉइस्चराइज हो गया यानी सरसों जिसको बोलते हैं, उसके बाद सीड हो गया जिसे आलसी बोलते हैं। ये सभी बीज जो होता है बायोडीजल पौधे बनाने में उपयोग होता है। तो याद रखेंगे महुआ, शीशम, मक्का, कोकोनट जिसको नारियल बोलते हैं, मॉइस्चराइज जिसको सरसों बोलते हैं, उसके बाद लिंसीड हो गया, अलसी हो गया। और ये दरोगा में खूब पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी हॉट स्पॉट्स क्या है? इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्टेशनरी, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब क्या होगा? ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का क्या है, एग्जाम्पल है। तो देखेंगे कि कौन कौन, ये सभी ऑल क्या है, डन, ऑल डन इन जियोग्राफी, भूगोल के दृष्टि में ये सभी जो है जैव विविधता के लिए क्या है, उपयोग है। मैंग्रोव वन हो गया आपका, बायोस्फीयर जब जैव मंडल हो गया, विल्ड फायर स्टेशनरी हो गया आपका। ये जो है ये सभी बायो माने जैव विविधता के लिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट है। सवाल यहाँ से ही पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है? देखिए सतत विकास के बारे में आराम से इसको याद रखिएगा अब बड़ी आसान भाषा में कि यह विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम प्राकृतिक संसाधनों से उचित ढंग से प्रयोग करते हैं ताकि आने वाले पीढ़ी भी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अवसर मिल सके। सीधे सीधे कहेंगे कि यह विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हम प्राकृतिक संसाधनों को उचित ढंग से प्रयोग करेंगे ताकि आने वाला पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सके। माने हम इसको ऐसा उपयोग करेंगे कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसको भी उपयोग कर सके।
यह संसाधन का इशू बोलते हैं सतत विकास, स्टेबल डेवलपमेंट। अब जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर यानी ओजोन परत। ओजोन लेयर सप्ताप मंडल में पाया जाता है। आप देखते होंगे समताप मंडल, स्ट्रोपोस्फेयर, यह ओजोन परत जो है यह सप्ताप मंडल में पाए जाते हैं। और ये ओजोन हॉल जिसे बोलते हैं, ओजोन परत जो है, ओजोन परत का यह पतला परत होता है। ओजोन का परत का यह पतला होता है ओजोन होल। इसमें CFC पराबैंगनी विकिरण किरणें ओजोन परत को पतला करने के लिए जिम्मेदार है। ये CFC क्या है? ओजोन परत को पतला करने के लिए। और इससे उत्पन्न रोग क्या क्या होता है? त्वचा कैंसर और दृष्टि दोष होता है। ओजोन परत के बात बताएंगे ना, तो ये क्या होता है, जो सूरज का प्रकाश से पराबैंगनी किरणें आता है, इसको जो CFC क्या करता है, पतला करता है। यह जिम्मेवार होता है। अगर ये नहीं होता ओजोन परत, तो सूर्य के प्रकाश से जो विकिरण किरणें हमारे डायरेक्ट हमारे शरीर पर, त्वचा पर पड़ता, और जिससे क्या कैंसर हो सकता था, लोग अंधे हो सकता था। तो यही ओजोन परत ही क्या करता है, उसको बचाव करता है, सुरक्षा करता है। तो पूछेगा ओजोन परत के लिए क्या उपयोगी है, तो पराबैंगनी किरणें और CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसके लिए क्या है ओजोन परत। देखिएगा, अब बात करेंगे कि ओजोन डे। ओजोन डे मतलब कि पूछेंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर के। ओजोन दिवस 16 सितंबर का। इसके लिए भी कुछ सम्मेलन हुआ था, मोनोटो प्रोटोकॉल, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था? मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, 1987 में हुआ था। यह ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है। मोन्ट्रियल की बात करेंगे, मोन्ट्रियल तो क्या करेंगे कि वो मस्तिष्क को जैसे कैंसर उनसर से बचा, इसलिए मोन्ट्रियल तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। जबकि बात करेंगे वियना प्रोटोकॉल, ये जो था ऑस्ट्रेलिया में 1985 में, ये भी जो था ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो अब बताएंगे कि ओजोन परत के लिए दो सम्मेलन हुआ था। एगो वियना प्रोटोकॉल, यह 85 में हुआ था, जबकि मोनोटो प्रोटोकॉल ये 87 में हुआ था। ये दोनों को दोनों, एक हुआ था कनाडा में 87 वाला, और 85 वाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये इतना तक हम बता चुके हैं। ये जो पार्ट 1 रहेंगे, और पार्ट 2 जो वीडियो आने वाला है उससे आगे आएंगे। और इससे रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको हर एक क्वेश्चन को एग्जाम से पूछा ही गया है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी तरह की इंक्वायरी होगा तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।